नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं अरस्तू की नागरिकता संबंधी अवधारणा। प्लेटो और अरस्तू हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। प्लेटो के चिंतन से जुड़े कुछ वीडियो हम पहले आपको प्रस्तुत कर चुके हैं। हम अरस्तू पर अब अपनी बात रखना शुरू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अरस्तू की जो नागरिकता संबंधी विचार हैं उन पर बात कर रहे हैं। नागरिकता का जो विचार है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन में, सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। हर देश में नागरिकता को लेकर अपना कानून है, संविधान में भी उसके लिए प्रावधान है। नागरिकता कैसे दी जा सकती है या एक व्यक्ति किसी देश की नागरिकता कैसे हासिल करता है और वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। क्या व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो किसी देश की नागरिकता का त्याग कर दे। इन तमाम बातों को लेकर दुनिया भर में नागरिकता से संबंधित कानून है। हर देश इसको फॉलो करता है। नागरिकता का जो विचार है वो अरस्तू के चिंतन में उभरा है। हो सकता क्या है भी कि आधुनिक समय में नागरिकता का जो विचार है उसके साथ वो बहुत खूबसूरती के साथ भले ही मेल नहीं खाता है, लेकिन अरस्तू ने नागरिकता का जो विचार दिया वो आने वाले समय में राजनीतिक सिद्धांत के लिए एक बड़ा योगदान था और उसको बेस बनाकर नागरिकता की ज़्यादा उपयोगी प्रासंगिक जो अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, वो निकल कर आए। तो अभी हम बात करते हैं कि अरस्तू के चिंतन में नागरिक कौन हैं। जो अपना एक आदर्श राज्य का मॉडल अरस्तू भी देते हैं, तो उस राज्य में नागरिक कौन हैं। तो अरस्तू केवल उन्हीं लोगों को नागरिकता का अधिकार देने की बात करते हैं, उन लोगों को ही नागरिक मानते हैं जो शासन प्रशासन में भाग लेते हैं। जैसे वो कार्यपालिका या प्रशासकीय कामों में हिस्सा लेते हैं या न्यायिक कामों में हिस्सा लेते हैं। क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि अरस्तू जब नागरिकता का विचार दे रहे थे उस समय यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। वहाँ जो नगरीय व्यवस्था थी, नगर राज्य थे, एथेंस है, स्पार्टा है, ये सब और भी कई थे जो यूनान के नगर राज्य थे। तो इनमें एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। लेकिन जब भी हम ये बात करते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो उससे ये अभिप्राय होता है कि विधायी जो कार्य होते हैं उसमें लोगों की, आमजन की भूमिका होती है। लेकिन जो काम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का है, प्रशासकीय जो कार्य हैं, उसमें सीधा जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जब भी जनता की मीटिंग होती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, तो उसी समय वो 1 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए कौन व्यक्ति प्रशासकीय जिम्मेदारियों को संभालेंगे, कौन व्यक्ति न्यायिक कार्यों को संभालेंगे, तो इसका वो निर्धारण कर देते हैं। तो जब भी हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम ये बात विधायन के स्तर पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका का काम भी सब लोग ही कर देंगे और व्यवस्थापिका का जो कार्यपालिका का काम भी आमजन ही करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये तो बात थी वहाँ की जो राजनीतिक हालात की या स्थिति की। तो इसमें जो भी लोग प्रशासकीय न्यायिक कार्यों में भाग लेते थे वही लोग नागरिक कहलाते थे। अरस्तू के चिंतन में अब एक तरह से अब नागरिक कौन हुए, जो स्वामी हैं। क्योंकि अरस्तू ने समाज को स्वामी और दास में भी बांटा है। स्वामी वह है जो अपने
बुद्धि से काम लेता है, जो शासन प्रशासन की जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें उसकी हिस्सेदारी होती है, और समाज के लिए, देश के लिए बड़े फैसलों में वो अपना योगदान देता है। यानी कि जिसके पास बुद्धि है, विवेक का जो धनी है वो स्वामी है। और दूसरा जो दास है, यानी कि जिसमें शारीरिक बल है, बौद्धिक बल कम है, शारीरिक बल अधिक है, तो वो व्यक्ति दास के रूप में रहेगा। उसका जो काम है वो स्वामी की सेवा करना है, उसकी जो भौतिक ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करना है, ताकि स्वामी को जो शासन प्रशासन से जुड़े कामों के लिए वक्त निकाल सके, उसे एक मतलब टाइम मिल सके, ताकि वो समाज में डिसीजन मेकिंग में या जो समाज के बेहतर निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो इसलिए एक तरह से अरस्तु ने जो नागरिकता का अधिकार है या नागरिकता जो दी है वो केवल स्वामी को दी है। फिर सवाल उठता है कि नागरिकता किसको नहीं दी गई है, तो एक तो सीधा प्रश्न उठता है कि दास को नहीं दी गई है नागरिकता। जो भी दास हैं वो नागरिक नहीं हैं, क्योंकि दासता यूनान के इतिहास का एक काला सच है। तो दासों को वहाँ नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया। दूसरा अधिकार जो नागरिकता से वंचित रखा गया है वो महिलाओं को रखा गया है। यूनान में जो स्त्रियों को, और ये स्त्रियों को तो लंबे समय तक नहीं मिला। स्विट्ज़रलैंड ने सबसे पहले दिया था, न्यूजीलैंड ने दिया था। उसके बाद अमेरिका जैसा देश जो दुनिया में लोकतंत्र का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, यहाँ महिलाओं को मताधिकार 1920 के आसपास मिला है। स्विट्ज़रलैंड में तो और भी लेट मिला है, 1972 के आसपास मिला है। तो महिलाओं के मामले में तो जो प्राचीन युग से ही जो विभेद चल रहा था राजनीतिक सहभागिता के स्तर पर, वो बात तक दूर हुआ। और आज भी दुनिया में ऐसे देश मिलेंगे, ख़ासतौर पे सऊदी अरब है, वहाँ अभी भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार हैं वो उतने नहीं हैं जितने पुरुषों को हैं। और बात केवल सऊदी अरबिया की ही नहीं है, पश्चिम एशिया में इस्लामिक जो देश हैं, अफ्रीका में, आपको वहाँ इस तरह के विभेद मिलेंगे। हालांकि धीरे धीरे वहाँ सुधार हो रहा है, महिला अधिकारों को भी जगह दी जा रही है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफ़र तय करना बाकी है। तो यूनान में महिलाओं को नागरिकता का अधिकार नहीं था, दासों को नहीं था, और विदेशियों को नहीं था। विदेशियों को तो आज भी नहीं है। तो ये बेसिक रूप से नागरिकता का उनका विचार है। जो बार्कर एक विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जो अरस्तु की जो नागरिकता है वो शेयर होल्डर की नागरिकता है। शेयर होल्डर का मतलब है कि भाई आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो फिर आप उसके जो मालिकाना हक में साझेदार बन जाते हैं, उसके लाभ के आप हकदार बन जाते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति शासन प्रशासन के काम में भाग लेता है उसे नागरिकता का अधिकार मिल जाता है, तो जो नहीं लेता है उसको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ सिर्फ चाहत का प्रश्न या नहीं है, बल्कि समस्या दूसरी भी है कि वहाँ उन लोगों को नागरिकता का अधिकार उपलब्ध ही नहीं था। आधुनिक समय में नागरिकता का जो विचार है वो बहुत फला फूला है। आज महिलाओं को भी नागरिकता का अधिकार है, दासता की जो समाप्ति है दुनिया से हो गई है। तो आज जो सभी नागरिकों को अधिकार हैं, नागरिकता है, जो भी राज्य की जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। हाँ, कुछ और कानून बनाए हैं, जैसे यहाँ का कोई दंपति है, उनके अगर बच्चा विदेश में पैदा होता है तो उसको नागरिकता के लिए क्या प्रावधान हो, तो इस तरह की जटिलताएं भी की हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एक देश के नागरिक हैं लेकिन अधिकांश समय दूसरे देशों में रहते हैं अपने बिजनेस के या किसी और दूसरे काम के चलते, तो उनको भी नागरिकता से जुड़ी बातें हैं। कुछ एक मूल के लोग हैं, जैसे भारतीय मूल के लोग ही हैं, सदियों पहले चले गए, उनको नागरिकता के मामले में क्या स्थिति है। कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता चाहे, विदेशी है या तो उसे
मिल सकती या नहीं मिल सकती, या मिल सकती है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, या जो अवैध रूप से आ गए हैं या ऐसे भी लोग देश के नागरिक हैं जो उन्हें उस देश ने एक बड़े समूह को नागरिकता से वंचित कर दिया, जैसे अभी म्यांमार में रोहिंग्या है, उनका कोई देश ही नहीं है, समुद्र में ही चक्कर काट रहे हैं। बाद में अभी कॉक्स बाज़ार एक जगह है जहाँ बहुत बड़ा कैंप लगा है बांग्लादेश में, जहाँ रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जगह दी गई है, वहाँ रह रहे हैं, कुछ भारत में भी रह रहे हैं और देशों में भी हैं। तो ये सब क्या है? तो ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का क्या उपाय किया जाए, क्योंकि ये सबसे दर्दनाक स्थिति है कि जब आप किसी देश के नागरिक ही नहीं हैं, बेघर हो जाना है। तो इस तरह से नागरिकता के समक्ष जो समय के साथ जो चुनौतियां आई हैं, जो बदलाव आए हैं, जो संकट आए हैं, उनका भी समाधान दुनिया भर के देशों ने अपने यहाँ कानूनों में बदलाव करके, संशोधन करके किए हैं। क्योंकि आज का दौर है वो लोकतंत्र का है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का दौर है। आज का दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज दुनिया भर के देशों के जो नागरिक हैं वो इधर से उधर काम की तलाश में, किसी और उद्देश्य की तलाश में आते जाते रहते हैं। तो नागरिकता कानूनों में भी उनसे लेकर जो नए नए नवाचार होने ज़रूरी हो जाते हैं, तो वो सब इधर हुए हैं। तो नागरिकता को लेकर अरस्तू ने जो बातें कही हैं और आधुनिक समय में नागरिकता का जो विचार है उससे कुछ जो बुनियादी फ़र्क हैं उस पर हमने इस वीडियो में बात की है। और अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।